सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कैश फार्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया हैं। शुरू करते हैं आज का एक और वीडियो। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपकी फार्माकोलॉजी फर्स्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हमने देखा था टॉपिकल रूट्स क्या रहते हैं और सिस्टमिक रूट्स क्या रहते हैं। आज आपकी फार्माकोलॉजी का फोर्थ लेक्चर आएगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एगोनिस्ट्स एंड एंटागोनिस्ट्स, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एगोनिस्ट्स एंड एंटागोनिस्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं एगोनिस्ट क्या रहते हैं और एंटागोनिस्ट क्या रहते हैं। आइए एगोनिस्ट पे मैंने लिख रखा है एगोनिस्ट इज अ मॉलिक्यूल और केमिकल दैट कैन बाइंड एंड एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू इंड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ईजीली समझाऊंगा कि एगोनिस्ट रहता क्या है और कैसा होता है। ठीक है, अब ये समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक रिसेप्टर क्या रहता है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस चलती ही रहती हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस चलती ही रहते हैं। अब ये सारी प्रोसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, अब वो हार्मोन्स क्या करते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस चलती रहती हैं उनके लिए वही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मतलब ये कि अगर हार्मोन्स हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो वो सारी की सारी रिएक्शंस नहीं होंगी। उस वजह से हमारी बॉडी ना ही ग्रो कर पाएगी ना ही कोई फंक्शन कर पाएगी। अगर मैं एग्जांपल दूं हार्मोन्स की, आपने सुना होगा पहले, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रहता है, इंसुलिन भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारी बॉडी में रहता है, मेलाटोनिन रहता है, ऑक्सीटोसिन रहता है, थायराइड हार्मोन रहता है, कॉर्टिसोल रहता है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं और अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो काम करते रहते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी में कहीं पे हार्मोन्स बन रहे हैं और वो डायरेक्टली जैसे ही रिलीज हों वो काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो अपनी अपनी फिक्स्ड सेल्स पे, फिक्स्ड लोकेशंस पे जाके अपनी फंक्शन देते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्मोन मैं लूँ, कोई भी हार्मोन मैं लूँ, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या क्या काम रहता है, इसका सिंपली अगर मैं बोलूँ तो इट हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ। सिंपली जो हमारी बॉडी में ग्रोथ रहती है उसी में इसका फंक्शन रहता है। मतलब ये मसल बिल्ड करता है, बून ग्रोथ में हमें हेल्प करता है, एट्सेट्रा। ठीक है, अब अगर कहीं से ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली सेल्स में नहीं जाएगा, सेल्स के अंदर चला जाएगा और उनकी ग्रोथ करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन कैसे करता है, इसका काम बेसिकली मैकेनिज्म क्या रहता है काम करने का। ठीक है, इसके लिए मैं एक सेल को लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सेल है हमारे पास, कोई भी सेल है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि इस सेल में क्या रहता है, इस सेल के बाहर लगा होता है सेल मेम्ब्रेन, ये वाला सरफेस, ये यहाँ से। ठीक है, इसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हर एक चीज़ को ऐसे ही अलो नहीं होने देती है। ये बेसिकली एक बैरियर रहता है सेल में। ठीक है, जो बाकी चीज़ों को अंदर आने से रोक देता है। ठीक है, मान के चलो ये हमारा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इस सेल में जाएगा कहाँ से हमारा हार्मोन, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ से जाएगा, वो हमेशा जाता है, उनको हम बोलते हैं, उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, अगर मैं सिंपली बोलूँ रिसेप्टर्स बेसिकली क्या रहते हैं, ये मतलब पैसेजेस रहती हैं जहाँ से कोई भी चीज़ अंदर जाती है, पर्टिकुलरली हार्मोन। ठीक है, अब ये रिसेप्टर जो है ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रोटीन्स रहते हैं, या जिन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। ये प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इधर ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स या इनसाइड सेल्स। ठीक है, अब समझ आया होगा आपको कि कैसे एक हार्मोन फंक्शन करता है। अब हमारा हार्मोन आ गया, हमारा हार्मोन आ गया, उसने क्या किया, इसी रिसेप्टर पे अपने आप को बाइंड किया, इसी रिसेप्टर पे अपने आप को बाइंड किया। जब इसने इस रिसेप्टर पे, इस वाले रिसेप्टर पे बाइंड किया, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी हार्मोन आया, वो यहाँ पे इस रिसेप्टर पे आया और ये रिसेप्टर इसको अंदर लेके चलेगा, किसमें, सेल में लेके चलेगा, और वो अंदर अपनी जो भी फंक्शन होगी इसकी वो करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं पहले रिसेप्टर। ठीक है, कैसे काम चलता है यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में हैं वो डिफरेंट फंक्शंस देते हैं। अब अगर इन हार्मोन्स की कभी कमी हुई हमारी बॉडी में तो क्या होगा, फंक्शन ही नहीं आएगी, हमारी बॉडी पूरी फंक्शन नहीं दे पाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, हमारा ब्लड शुगर लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्लीप साइकिल जो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेलाटोनिन एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो हमारे पास
इनफ क्वांटिटी में नहीं बन रहा है, इनफ अमाउंट में नहीं बन रहा है। इससे क्या होगा, तो हमें यहाँ पे कुछ और चाहिए जो आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। हमें वहाँ पे ड्रग्स चाहिए, ये हमें वहाँ पे ड्रग्स चाहिए। कौन से ड्रग्स चाहिए, कौन से मेडिसिन चाहिए जो इन सारे हार्मोन्स की जो अमाउंट है, या हम कह सकते हैं जो इन सारे हार्मोन्स के जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनकी ही एक्शन देगा, उनकी ही फंक्शन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एगोनिस्ट पे। आपके क्या रहते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स रहते हैं या वो केमिकल्स रहते हैं या वो ड्रग्स रहते हैं जो कहाँ पे अपने आप को बाइंड करते हैं, बाइंड एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर। ठीक है, टू इंड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये क्या रहते हैं, ये हम अगर हमारे हार्मोन्स अंदर एक इनफ क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट है, हम उस टाइम पे इन एगोनिस्ट्स को लेते हैं। ये भी ड्रग्स ही होती है या मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी वैसे कि वैसे जैसे हार्मोन्स है उन्हीं की तरह रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही बाइंड हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा फंक्शन जो भी होगा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स वो आएगा। ठीक है, कैसे, जब ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। मतलब अब फाइनल मतलब मेरा यह कहने का है कि जो हमारे अंदर के हार्मोन्स थे या न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उनका क्या काम रहता है, वो एक्टिवेट करा देते हैं। देखो वर्क क्या रहता है, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करा देते हैं एक रिसेप्टर को और इंड्यूस करते हैं एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। मतलब एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को या तो स्टार्ट करते हैं या तो बढ़ाते हैं। ठीक है, इनका काम बढ़ाना होता है, स्टार्ट करना होता है। किनका, एगोनिस्ट का, मतलब इनका पॉजिटिव वर्क होता है। मैं ऐसे कह सकता हूँ, इनका पॉजिटिव वर्क, ये काम कराते हैं। ठीक है, अब इंडोजीनियस एगोनिस्ट में मान लूँ यही हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। ठीक है, एक्सोजीनियस अगर मैं मानूँ ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स जो इन हार्मोन्स की काम लेगा। ठीक है, अब ये एगोनिस्ट्स आपको समझ आए होंगे। क्या रहते हैं, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो रिसेप्टर पे अपने आप को बाइंड करें और एक्टिवेट करें उस रिसेप्टर को और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे पास दें। ठीक है, यहाँ तक ये थे आपके एगोनिस्ट्स। ठीक है, अब आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं इन एगोनिस्ट्स की, मतलब ये जो ड्रग्स है, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, इनके बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। क्या कैटेगरीज हैं ये देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले बोलूँ, इस एगोनिस्ट को आप मतलब दूसरे नामों से भी जान सकते हो, जैसे कि एक्टिवेटर हो, जो किसी चीज़ को एक्टिवेट करें। ठीक है, या किसी चीज़ को स्टिमुलेट करे, स्टिमुलेटर। ठीक है, या इन्हेंस करे, इन्हेंसर। ये सारे नाम इस एगोनिस्ट को आप दे सकते हैं। एक्टिवेट जो किसी चीज़ को करें, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जो स्टिमुलेट करें, इन्हांस करें, उसको कहते हैं एगोनिस्ट। अब इसकी कैटेगरीज हैं, इसकी कैटेगरीज है, क्या कैटेगरीज हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला कौन सा एगोनिस्ट है, फुल एगोनिस्ट। सबसे पहला कौन सा एगोनिस्ट है आपका, फुल एगोनिस्ट। अभी फुल एगोनिस्ट क्या रहता है, ठीक है, ये वो एगोनिस्ट रहते हैं, वो केमिकल मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो अपने आप को बाइंड करते हैं कहाँ पे, रिसेप्टर पे, और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं टू ए मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट एन एगोनिस्ट कैन इलिसिट। मतलब फुल से ही पता चल रहा है आपको, नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये क्या काम करता है, ये जब एक रिसेप्टर पे जाएगा उसको एक्टिवेट करेगा। कितना एक्टिवेट करेगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स, जितना ये कर पाएगा, अपना पूरा का पूरा एफर्ट देता है उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने में और अपना जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो देने में। मतलब मैक्सिमम फुल देता है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता है, उसको कहते हैं फुल एगोनिस्ट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास को एगोनिस्ट। नाम से ही पता चलता है को। अब को एगोनिस्ट क्या रहता है, को एगोनिस्ट कैसे काम करता है, ये किसी और एगोनिस्ट से मिलके काम करता है हमेशा। एक एगोनिस्ट जो है, एक एगोनिस्ट को हम तब को एगोनिस्ट बोलेंगे जब किसी और दूसरे एगोनिस्ट से मिलके काम देता हो। मतलब हमारे पास एक एगोनिस्ट है, ठीक है, से एक्स इज एन एगोनिस्ट, ठीक है, और दूसरा एगोनिस्ट है वाई। अगर हम इनको इंडिविजुअली लें और हम चाहें कि ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे, ये नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हम इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं एक साथ, तो ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं हमें, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं हमें। इस टाइम पे इन दोनों को हम, इसको भी और इसको भी बोलेंगे कि ये को एगोनिस्ट से एक दूसरे के साथ मिलके ही काम करते हैं। तीसरा है सेलेक्टिव एगोनिस्ट। ठीक है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट क्या रहता है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट नाम से ही पता चल रहा होगा, ये सेलेक्टेड लोकेशंस पे जाके ही बाइंड करता है। मतलब ये जो एगोनिस्ट रहते हैं ये हर एक रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक रिसेप्टर पे जाके अपना फंक्शन नहीं दे सकते, अपना काम नहीं कर सकते। इनके लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर ही होनी चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अगर हमारे पास कोई ड्रग है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ड्रग है, से ड्रग ए है हमारे पास, और ये सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव मतलब ये हमेशा एक ही टाइप, फॉर एग्जांपल इस वाले स्मॉल ए हम लेंगे, इस वाले रिसेप्टर पे जाके ही बाइंड करता है और अपना फंक्शन देता है। अगर मैं इस वाले ड्रग को कोई भी रिसेप्टर बी दूँ,
ठीक है। अगर हम चाहें कि ये इस वाले रिसेप्टर पे जाके अपना काम दे, ये यहाँ पे नहीं देगा, ये इसी पे देगा हमेशा, किसी और पे जाके कभी काम ही नहीं करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं सेलेक्टिव एगोनिस्ट। फिर थर्ड वन, ये फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल नाम से ही पता चल रहा है, पार्शियल आधा, हाफ, ठीक है, आधा अधूरा, ठीक है। अब ये क्या है? पार्शियल एगोनिस्ट, इनका क्या रहता है? इनका रहता है कि इनकी पार्शियल इफिकेसी रहती है, मतलब आधी ही एफिकेसी रहती है, ये आधा ही काम करते हैं, ठीक है, एट द रिसेप्टर, ठीक है, रिलेटेड टू द फुल एगोनिस्ट, ठीक है। अगर हम एक फुल एगोनिस्ट को लें, अभी जब हम पहले पढ़ रहे थे, अगर हम एक फुल एगोनिस्ट को लें और एक पार्शियल एगोनिस्ट को लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ये मुझे रेस्पॉन्स फुल जो है ये मुझे 100% रेस्पॉन्स दे रहा है, 100% रेस्पॉन्स दे रहा है, फुल का तो वही मतलब है ना, ये पार्शियल होगा ना, ये फॉर एग्जांपल 50% ये रेस्पॉन्स हमें दे रहा है, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं ना पार्शियल, मतलब आधा ही रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। अपनी पूरी कैपेसिटी पे भी जब ये जाएगा, पूरे अमाउंट में जब जाएगा, तब भी आधी ही फंक्शन देगा, आधी ही रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है इन्वर्स एगोनिस्ट। नाम से समझने की कोशिश करो, ठीक है, तब जाके आसानी होगी। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या रहता है? एन एजेंट विच बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर बाइंडिंग साइट as an agonist and inhibits the constructive activity of the receptor. They exhibit opposite pharmacological effect to that of agonist. अब ये क्या रहता है? ये जो रहता है ना, ये इन्वर्स मतलब जो उल्टा काम करता हो, सिंपली उल्टा काम। एगोनिस्ट का क्या काम होता था? ठीक है, ये इंड्यूस करता था काम, ये बढ़ाता था किसी काम को, इनिशिएट करता था किसी काम को, ठीक है, ये स्टिमुलेट करता था किसी काम को। लेकिन ये जो इन्वर्स एगोनिस्ट है ये उल्टा कर देता है, ये क्या करेगा? ये रोकेगा, इट विल स्टॉप द वर्क। ये रोकेगा किसको? एक फंक्शन को, एक रेस्पॉन्स को ये रोकेगा, ये रोकेगा। कौन? इन्वर्स एगोनिस्ट। ये बाइंडिंग साइट पे जाएगा और क्या करेगा? वहाँ पे जाके इनहिबिट करेगा काम को, जो भी एक्टिविटी चल रही थी वहाँ पे उसको ये रोकेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। मतलब ये इसका जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज रहती है ना वो उल्टी रहती है एज कम्पेयर टू एगोनिस्ट, ठीक है यहाँ तक। अब सिक्स्थ है सुपर एगोनिस्ट। नाम से देखो, नाम से सुपर एगोनिस्ट क्या रहता है? एजेंट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए ग्रेटर रेस्पॉन्स देन इंडोजीनियस एगोनिस्ट फॉर द टारगेट रिसेप्टर। ये कौन से एगोनिस्ट रहते हैं? जिनके पास इतनी सलाहियत हो, ठीक है यहाँ तक, जो हमारे पास हमारी बॉडी में इंडोजीनस एगोनिस्ट रहता था, मतलब एक हार्मोन रहता था या एक न्यूरोट्रांसमीटर रहता था, उससे ज़्यादा रेस्पॉन्स ही हमें दे, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं सुपर एगोनिस्ट। मतलब अगर हमारे पास कोई हार्मोन है, वो फॉर एग्जांपल किसी लिमिट तक दे रहा हो अपनी रिस्पॉन्स, जब हम इस एगोनिस्ट को लें, इस सुपर एगोनिस्ट को, ये उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स दे, उससे ज़्यादा काम करे, उस टाइम पे हम इस एगोनिस्ट को बोलेंगे कि एक सुपर एगोनिस्ट है, ठीक है। इसके बाद है इरिवर्सिबल एगोनिस्ट। इरिवर्सिबल जो वापस ना आए, देखें क्या वापस ना आए। विच बाइंड्स परमानेंटली टू अ रिसेप्टर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब ये एगोनिस्ट आएगा ना, ये क्या काम करेगा? जब ये एक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, उस टाइम पे क्या होगा? इस एगोनिस्ट और इस रिसेप्टर के बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कोवेलेंट बॉन्ड क्या रहता है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है जो टूटता नहीं है, ठीक है। ये इरिवर्सिबल, ये इसको हम वापस यहाँ से नहीं हटा सकते, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल एगोनिस्ट, ठीक है। अब फिर देखो, यहाँ तक तो एगोनिस्ट था, अब है एंटागोनिस्ट। बिल्कुल अपोजिट है। किसके अपोजिट है? एगोनिस्ट के अपोजिट है। एंटागोनिस्ट का क्या काम था? एंटागोनिस्ट का काम था बढ़ाना, काम स्टार्ट करना, काम इनिशिएट करना, स्टिमुलेट करना। एंटागोनिस्ट उसके अपोजिट में, बिल्कुल रोकना, ब्लॉक करना, किसी चीज़ को ब्लॉक करना, ठीक है, या इनहिबिट करना किसी भी काम को, जो हमारी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स चल रहा था, बायोलॉजिकल काम कोई फंक्शन चल रहा था, उसको रोकना, इनहिबिट कर देना, उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। एंटा मीन्स टू स्टॉप, ठीक है। अब ये क्या रहता है? रिसेप्टर और लाइगेंड और ड्रग, ये भी एक केमिकल एंटिटी होती है, एक ड्रग होता है। मतलब एक लाइगेंड रहता है जो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और उस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, उस काम को ब्लॉक करेगा, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स नहीं देगा। वहाँ पे दे रहा था, एगोनिस्ट में दे रहा था, यहाँ पे रोक रहा है रेस्पॉन्स को, ठीक है। अब एक्टिवेट नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है काम को, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इन ही केमिकल एंटिटी, इन एंटागोनिस्ट्स को हम कभी क्या कहते हैं? ब्लॉकर्स। जैसे आप आगे पढ़ोगे, बीटा ब्लॉकर्स होंगे, आपके अल्फा ब्लॉकर्स होंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही अब एक और पॉइंट यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, जो ये कभी पूछा जाता है। एंटागोनिस्ट जो होते हैं ना, इनकी एफिनिटी होती है, ये भी आप आगे देखोगे क्या रहता है, मैंने डिफाइन करके रखा है। जो एंटागोनिस्ट है हमेशा इनकी एफिनिटी रहती है, इनकी एफिकेसी नहीं होती है। यहाँ अगर कभी एफिकेसी होगी तो बहुत कम होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ, मतलब एंटागोनिस्ट की एफिनिटी होती है लेकिन एफिकेसी नहीं होती, ध्यान देना। अब एंटागोनिस्ट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखे। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव नाम से ही मतलब कंपटीशन का नाम आया है, ठीक है। क्या हो रहा है? जो एंटागोनिस्ट होते हैं ना, ये भी उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाके
बाइंड करता है, लेकिन इसके लिए अलग उनके पास होते हैं एगोनिस्टिक रिसेप्टर्स, यहाँ पे होते हैं एंटागोनिस्टिक। ठीक है, देखो क्या है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या रहते हैं, ये बाइंड करते हैं टू द सेम रिसेप्टर साइट एज एगोनिस्ट। जिस रिसेप्टर साइट पे एगोनिस्ट जा रहे थे, एगोनिस्ट मॉलिक्यूल जा रहे थे, वहीं पे जाके ये भी बाइंड करते हैं अपने आप को। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अब मान लो ये एक रिसेप्टर था मेरे पास, यहाँ पे एक क्या आया था, एगोनिस्ट आया था। ठीक है, एक एगोनिस्ट आया था मेरे पास। ठीक है, इसने अपने आप को यहाँ पे बाइंड किया था। अब यहाँ से आ रहा है एक एंटागोनिस्ट, यहाँ से आ रहा है एक एंटागोनिस्ट। ये क्या बोल रहा है, इसको मैं यहाँ पे ही आऊँगा, यहाँ पे मैं भी अपनी फंक्शन दूंगा। उस टाइम पे क्या इन दोनों के बीच में क्या आएगा, कंपटीशन लगेगा कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, कौन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, मतलब दे कम्पीट फॉर द बाइंडिंग साइड के लिए अब एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटागोनिस्ट विल डिस्प्लेस एगोनिस्ट फ्रॉम द बाइंडिंग साइड। अगर हमारे पास सफिशिएंट कंसंट्रेशन में मतलब काफ़ी मात्रा में हमारे पास जो है वो एंटागोनिस्ट प्रेजेंट हो, और अगर रिसेप्टर पे उस टाइम पे लगा हुआ हो एक एगोनिस्ट, यहाँ से मात्रा ज़्यादा है हमारी किसकी, एंटागोनिस्ट की, तो ये मात्रा इस वाले एगोनिस्ट को यहाँ से रिप्लेस करेगा। ठीक है, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ध्यान देना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इफेक्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, मतलब अगर उसकी कंसंट्रेशन कम हुई एगोनिस्ट की तो वो रिप्लेस हो जाएगा, अगर नहीं तो वो रिप्लेस नहीं होगा, सिंपली। अब ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्ट दो टाइप्स के रहते हैं, एक तो रहते हैं रिवर्सिबल, दूसरा रहता है इरिवर्सिबल। इनके और भी नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने सरमाउंटेबल एंटागोनिस्ट, यहाँ पे इनसरमाउंटेबल और अनसरमाउंटेबल एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब क्या रहते हैं बिल्कुल वैसे, ये अगर कभी किसी रिसेप्टर पे लग गए, कौन से, ये रिवर्सिबल वाले अगर यहाँ पे लगे, इनको हम हटा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इनको हम हटा भी सकते हैं यहाँ से, सिंपल, ये हट भी सकते हैं सिंपल। अगर अब इरिवर्सिबल ये वाले लग गए ना कभी, ये वाले लग गए कभी, ये इरिवर्सिबल रहते हैं, अगर कुछ भी करो आप ये यहाँ से नहीं हटेंगे, ये यहाँ से नहीं हटेंगे कभी भी, क्योंकि इनके पास रहती है कोवैलेंट बॉन्डिंग, उसी वजह से ये इरिवर्सिबल रहते हैं। चलिए आगे, अभी तक था कॉम्पिटिटिव, अब है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। क्या है, ए टाइप ऑफ अनसरमाउंटेबल एंटागोनिस्ट दैट मे एक्ट इन वन ऑफ द टू वेज। ये भी अनसरमाउंट मतलब इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट ही होते हैं, ये दो तरीकों से वहाँ पे एक्ट करते हैं, अपना काम दो तरीकों से करते हैं। कैसे, बाई बाइंडिंग टू एक्टिव साइड ऑफ रिसेप्टर, कहाँ पे, यहाँ तो ये जो एक्टिव साइड रहती है। ठीक है, एक रिसेप्टर के पास एक, देखो पहले साइट्स कैसी रहती है, मतलब वो साइट वो जगह जहाँ पे ये अपना फंक्शन दे। ठीक है, और एक रिसेप्टर के पास दूसरी भी साइट्स रहती है, उन साइट्स आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एलोस्टेरिक साइट्स अदर देन एक्टिव साइट्स, जो बाकी साइट्स हैं उनको एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट रहते हैं, यहाँ तो ये डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, एक्टिव साइट पे जाएंगे, यहाँ एलोस्टेरिक साइट्स पे जाएंगे। ठीक है, अब इनका प्राइमरी इफेक्ट क्या रहता है, रिडक्शन ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एगोनिस्ट। इनका क्या काम रहता है, ध्यान दो, जो एक एगोनिस्ट हमारे यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, यहाँ पे एक एगोनिस्ट मौजूद था, एगोनिस्ट। ठीक है, ये कोई भी इफेक्ट दे रहा था, हमारा कोई भी इफेक्ट दे रहा था। अब ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट है ना, एंटागोनिस्ट, ये इसको यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेगा, कंपटीशन नहीं बनाएगा, ये इसके काम को थोड़ा सा कम करेगा। ठीक है, इसके काम, जो ये काम कर रहा था एक एगोनिस्ट, इसकी काम को कम करेगा, इसकी काम को कम करेगा, बाकी इसको यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, मतलब क्या है, जो भी हमारे पास एगोनिस्ट था उसकी जो मैक्सिमम इफेक्ट जो उसका था उसको ही कम करेगा, कौन, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब उसमें कॉम्पिटिटिव वाले और इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट था, वो वहाँ से हटा देता था, रिप्लेस कर देता। अब यहाँ पे क्या, इसके रेस्पॉन्स को, इसके इफेक्ट को कम करता है। ठीक है, आई होप आप यहाँ पे भी ये समझ गए होंगे। अब एक और देखते हैं, अनकम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अनकम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ये क्या रहते हैं, डिफर फ्रॉम नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ये डिफरेंट होते हैं कहाँ से, नॉन कॉम्पिटिटिव से। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता था, उसके इफेक्ट को कम करता है, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, दे रिक्वायर रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय एन एगोनिस्ट बिफोर दे कैन बाइंड टू सेपरेट एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट। देखो ये एक स्पेशल टाइप रहते हैं। देखो ये जो है ना, ये वाले एंटागोनिस्ट ये तभी काम करेंगे जब 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 पहले हमारे पास एक रिसेप्टर होता है ना, वो पहले से ही एक्टिवेट हो। उसको एक्टिवेट कौन करेगा, एगोनिस्ट ही करेगा, एगोनिस्ट ही एक्टिवेट करता है ना। एगोनिस्ट जब एक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, उसके बाद ये जो है ना अनकॉम्पिटिटिव ये काम देगा, तब तक ये काम नहीं करेगा जब तक ना एक रिसेप्टर को एक्टिवेट किया जाए। कौन करेगा, एगोनिस्ट करेगा, मतलब जब एगोनिस्ट एक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा उसके बाद ही अनकॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अपना काम करेगा। ठीक है, होप ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको कभी कभार काम में आएंगी। और एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मैंने दी है, दैट इज पोटेंसी।
ड्रग की पोटेंसी, आपने सुना होगा ये टर्म, पोटेंसी क्या रहती है एक ड्रग की, क्या रहती है, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ ए गिवन इंटेंसिटी और रिक्वायर्ड इंटेंसिटी, ए मोर पोटेंट ड्रग विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट एट अ लोअर डोज। ठीक है, इट इज़ बेसिकली मेजर ऑफ EC50 एंड ED50। देखो क्या रहता है, अगर हम किसी ड्रग की पोटेंसी की बात करेंगे ना, ठीक है, हम किसी ड्रग की पोटेंसी की बात करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ड्रग है उसके डिजायर्ड इफेक्ट्स आने चाहिए, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट्स हम चाहते हैं, डेफिनेटली यही काम होता है ड्रग्स का, हम चाहते हैं कि हमारा ड्रग जो है वो हमारे डिजायर्ड इफेक्ट्स दें। अब कितने अमाउंट में दें, कितना अमाउंट चाहिए हमें ड्रग का, कितना अमाउंट चाहिए हमारे ड्रग का। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है पैरासिटामोल, ठीक है, ये हम दे रहे हैं किसमें, पेन में, ठीक है, हेडेक में ज़्यादा यूज़ होता है, पेन में हम दे रहे हैं पैरासिटामोल, ठीक है। अब अगर कोई पेशेंट है हमारे पास, उसको मतलब सर दर्द है, बहुत ज़्यादा सर दर्द है, बड़ा पेशेंट है, एडल्ट है, हम उसको बोल रहे हैं कि आप लो पैरासिटामोल 650 mg। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास पैरासिटामोल है उसका कितना अमाउंट हमें चाहिए, दैट इज 650 mg। ये हम बोल रहे हैं कि 650 mg जब एक बंदा लेगा तभी उसकी दिक्कत दूर होगी, मतलब डिज़ायर्ड जो है, डिज़ायर्ड इफेक्ट 650 mg पे ही आएगी, इसी अमाउंट पे ही डिज़ायर्ड इफेक्ट आएगा। तो हम कह सकते हैं जो पोटेंसी है इसकी पैरासिटामोल की वो है कितनी, 650 mg, ठीक है। अब अगर मैं 650 mg तो डिज़ायर्ड है, अगर मैं उसको फॉर एग्जांपल 200 mg ही दूँ, 200 mg ही दूँ, फ़र्क तो आएगी, ठीक तो बंदा होगा, लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी होगी, थोड़ी सी फ़र्क होगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा कि पोटेंसी क्या रहती है एक ड्रग की, ठीक है। फिर देखते हैं एफिकेसी क्या रहती है। एफिकेसी देखो क्या रहती है, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस मैक्सिमम रेस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ डोज, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट ए ड्रग कैन प्रोड्यूस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एफिकेसी में हम देखते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, टोटल कितनी एबिलिटी है एक ड्रग की, वो कितना मैक्सिमम रेस्पॉन्स शो करेगा, कितना मैक्सिमम रेस्पॉन्स शोज करेगा, यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे हम डोज को कंसीडर नहीं करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ड्रग है, फॉर एग्जांपल यही PCM हम लेंगे पैरासिटामोल, ठीक है, यहाँ से हम लेंगे दूसरा डाइक्लोफिनैक, ठीक है। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं लूँ, मैं सेम डोज में सेम लूँ, फॉर एग्जांपल इसका मैं 1000 mg लूँ, 1000 mg, और इसका भी 1000 mg लूँ, 1000 mg लूँ, ठीक है। जब मैं इसकी भी सेम अमाउंट लेता हूँ, इसकी भी सेम, मतलब डोज सेम। अब हम देखते हैं किस ड्रग की कितना रेस्पॉन्स है इस ड्रग का, फॉर एग्जांपल इस ड्रग का कुछ और रेस्पॉन्स होगा, इस ड्रग का कुछ और रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा, मैक्सिमम रेस्पॉन्स 100 mg पे, 1000 mg पे इसका और 1000 mg पे इसका डेफिनेटली डिफरेंट होगा, क्योंकि इनकी इफिकेसी डिफरेंट है, ठीक है। इसी को कहते हैं इफिकेसी, ठीक है। क्या है अब एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, एक ड्रग की कितनी एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम रेस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक था पोटेंसी और एफिकेसी। देखते हैं फिर आगे इंपॉर्टेंट है स्पेयर रिसेप्टर्स। स्पेयर से खुद ही पता चल रहा होगा, जो खाली बैठे, स्पेयर रिसेप्टर्स, दोज रिसेप्टर्स विदाउट कंबाइनिंग विद विच मैक्सिमम रेस्पॉन्स कैन बी obtained. They exist in excess relative to number needed to produce a maximal response. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मुझे रेस्पॉन्स चाहिए, मैं ड्रग लेता हूँ, ड्रग कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मुझे चाहिए एक रेस्पॉन्स पाने के लिए 1000 रिसेप्टर्स, लेकिन मेरे पास फॉर एग्जांपल 1500 है, 1500 मेरे पास प्रेजेंट है, ज़्यादा कितने हैं, 500 ज़्यादा है, मुझे चाहिए कितने, 1000 ही चाहिए, ज़्यादा कितने, 500। तो ये 500 जो बचे हैं ना, इनको हम कहेंगे स्पेयर रिसेप्टर्स, मतलब वो रिसेप्टर जो एक्सेस में है, जिन पे हम ड्रग को नहीं भेजते हैं, जहाँ पे ड्रग कंबाइन नहीं होता है उनके साथ, उसको कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर, जो खाली है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ तक था आपका कंसेप्ट कि एगोनिस्ट क्या रहते हैं, एंटागोनिस्ट क्या रहते हैं, पोटेंसी मैंने बोली, एफिकेसी मैंने बोली, और क्या बोला मैंने, लास्ट पे बोला मैंने स्पेयर रिसेप्टर्स क्या रहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, और आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन रह रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।